संविधान कितने भाग में टोटल, कितने भाग में संविधान पढ़ी है थोड़ा बहुत? टोटल ऐसे 24 भाग में, पर टोटल लिखा रहता है 22 पार्ट, ठीक है। भाग 22 भाग है, पर 24 टोटल, उसका क और ख भी जो होता है वो भी मिलाया जाता है। इसके अलावा टोटल आर्टिकल 400 से ज़्यादा है, 400 से प्लस है, पर हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें से? इंपॉर्टेंट है भाग 1, ठीक, इसके अलावा भाग 2, भाग 3, ऐसे करते हुए भाग 6 तक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे लिए जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी फिलहाल 6 तक बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे होगा। पार्ट 5 क्या है? पार्लियामेंट, संसद, मतलब संसद और उससे जुड़े हुए चीज़ें। पार्ट 6 क्या है? हमारा जो स्टेट का है, ठीक है। पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तंत्र। इसमें 4A आता है जो आपका मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, 3 फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, 2 आपका सिटीजनशिप नागरिकता, और 1 आपका भारत की संरचना कि भारत कैसे बना है, क्या है भारत, और भारत के अंदर हम डेफिनेशन कैसे देते हैं, मतलब परिभाषित कैसे करते हैं भारत को, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है 1, 4, 3, 4A, 5 और 6, ठीक है। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान होता क्या है, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? जब भी हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है, तब थोड़ा समझ में आएगा कि हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं कैसे डिफाइन किया गया है, क्या किया गया है, कैसे किया गया। तो संविधान क्या होता है? कोई भी चीज काम करवाने के लिए आपको चाहिए कुछ नियम, ठीक है, कुछ आपके रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उन सबको जब इकट्ठा किया जाता है और एक जगह लिखा जाता है या एक जगह उसे एकत्रित किया जाता है, उसे कहते हैं हम रूल्स बुक। इसी रूल बुक को हमने नाम दिया है हमारा संविधान, जिससे कौन चलता है? भारत के लोग, ठीक है। भारत में लोग, इसमें सिर्फ भारत के लोग नहीं, भारत में रहने वाले जो भी लोग भारत में रह रहे होंगे, नागरिक होना जरूरी नहीं, भारत में रहने वाले सारे लोग, वो सब इन नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। तो इन नियमों का पालन करने वाले लोगों को हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि वो क्या है? नागरिक है, ठीक है। नागरिक जरूर करेंगे पर बाकी लोग भी करते हैं। तो शुरुआत होता है फिर एक्चुअल में ये नियम बनाते क्यों, ठीक है। तो नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि जब मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक, एक एरिया में अगर 4 घर हैं, ठीक है, 4 अलग अलग घर हैं, ठीक है। इन चारों घरों में अलग अलग तरह के लोग रहते होंगे। मान लेते हैं इसमें रहता है हिंदू, इसमें मुस्लिम, इसमें सिख, इसमें ईसाई, ठीक है। तो ये चारों का जो सोच है, जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, वो सब अलग अलग होगा, ठीक है। सबकी पूजा पद्धति अलग अलग होगी, सबके मतभेद होंगे, है ना। पर इस पूरे एरिया में कुछ तो चीज होगा जिसके प्रति सबके सब एक मत होते होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ एक रोड है, तो ये रोड सबके सब यूज करते होंगे। नाली है, ठीक है, उसमें पानी अगर ज्यादा ओवरफ्लो होगा तो सबको बराबर नुकसान होगा, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, आपदा आएंगी तो सबको नुकसान होगा। तो इन सबसे बचने के लिए इन सबको एक होना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको एक साथ सोचना पड़ेगा। इन सबको एक साथ सोचने के लिए ही कुछ नियम बनाए जाते हैं कि ये सब एक साथ रहें, कभी अलग अलग ना सोचें, ठीक है। तो जब अलग अलग ना सोचेंगे और इन सबको एकजुट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, मतलब सबको क्या करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूट या वन आइडिया, एक आइडिया, ठीक है, एक विचार, एक थॉट, ये सबके होंगे। कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी ना, जो सबको होंगी। आपको मुझे, भले हम लोग अलग अलग घर में रहते हो, अलग अलग चीजें करते होंगे, पर सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी, है ना। तो इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ को सॉल्व करने के लिए, इन सबको एक करने के लिए हमने बनाया हमारा संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यही कारण था कि हमने संविधान बनाया। क्यों? ताकि हम लोकतंत्र
या लोकतांत्रिक तरीके से चल पाए। ठीक है, डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? जब तक कुछ नियम कानून में सारे लोग एक मत होते हैं। तो ये जो नियम बने वो कौन बनाया? लोग नहीं बनाया ना, पीपल। हमने हमारे प्रतिनिधि चुने, उन्होंने वो नियम बनाए, और किसके लिए बनाए? हम सबके लिए बनाए। तो यानी कि हम सबकी अनुमति से बनाए। तो जब हम सबकी अनुमति होगी तो फिर कहना क्या होगा कि हमारे द्वारा बनाया हुआ नियम है। इसीलिए हम कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के प्रति, ये तीनों चीजें होती है ना। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए बनाया गया, लोगों के साथ बनाया गया। ठीक, ताकि हम सबकी अनुमति थी, हम सब ने उसमें साझेदारी दिया, चाहे वो डायरेक्टली दिया हो, ठीक है, या इनडायरेक्टली दिया हो। ये होता है हमारा संविधान। अब स्टार्ट करते हैं आज से हमारा पहला भाग। ठीक है, भाग एक क्या कहता है? भारत की परिभाषा। बेसिकली भाग एक में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक होता है। ठीक है, 1 से 4 होता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 परिभाषित करता है, डेफिनेशन देता है। ठीक है, डिफाइन क्या करता है कि भारत, इंडिया, दोनों नाम दिया। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्या चीजें याद रखना? इंडिया एंड भारत, ये दोनों नाम है भारत के, इन दोनों के नामों से ही चलता है। तो अभी देखेंगे ना, कई बार न्यूज में आ रहा है कि हम लोग भारत को इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया को भारत बोल रहे हैं। तो दोनों चीजें ली जा सकती हैं। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ इंडिया लीजिए या सिर्फ भारत लीजिए, हमने दोनों वर्ड रखा है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा है? क्यों नहीं फेडरेशन लिखा है? देखिए, दोनों का मतलब संघ ही होता है। भारत एक संघ है, ठीक है, पर ये संघ और ये संघ में अंतर है। ये संघ लिखा जाता है किसके लिए? यूएसए, अमेरिका के लिए। फेडरेशन, तो ये फेडरेशन का मतलब होता है, बेसिक मतलब, कि वो देश जो किसी संधि या किसी ट्रीटी के द्वारा एकजुट हुए हों और एक देश बने। ठीक है, तो जब अमेरिका बना था तब अमेरिका 14 स्टेट्स से मिलकर बना था। ठीक है, 14 स्टेट्स उस समय थे, वो सब साइन किए ट्रीटी, उसके बाद बना यूएसए। पर भारत ऐसे नहीं बना। भारत में कोई राज्य अलग नहीं था, वो सारे राज्य क्या थे? एक थे। ठीक, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो ये सब पूरा एक था। ठीक है, वो अलग बात है कि अभी पीओके का हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। ठीक है, पर ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो ये पूरा जो हिस्सा है, ये सब क्या था? यहाँ कभी अलग अलग थोड़ी थे, हम सब अलग अलग क्या थे? छोटे छोटे रजवाड़े थे या ब्रिटिश प्रोविंस थे। क्या थे? ब्रिटिश प्रोविंस मतलब अंग्रेजों के प्रांत थे। अंग्रेज हमारे ऊपर सत्ता करते थे कि कब तक गए हैं? 1947 तक। 1947 में भारत को छोड़ के गए अंग्रेज, तब तक वो लोग के क्या थे? कुछ प्रांत थे और कुछ रजवाड़े थे। ठीक, तो कुछ रजवाड़े भी थे, मतलब प्रिंसली स्टेट। तो ये दोनों जब मिलके बनाए तो इन दोनों को मिला के क्या बोला गया? भारत, इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कभी भी ये सब अलग अलग होके एक साथ नहीं जुटे कि भाई हमें किसी अलग औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ लड़ाई करनी है। ठीक है, अमेरिका कैसे बना था? अमेरिका बना था वो जब ब्रिटिश, क्योंकि क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ही कुछ लोगों को, अपने ही लोगों को भेजे थे अमेरिका में सेटल होने के लिए। तो जब वहाँ वो सेटल हुए ना, तो सेटल होने के साथ साथ धीरे धीरे समय के साथ वो वहाँ पे काम करते करते अमीर होते गए। पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, यानी कि जो इंग्लैंड में लोग थे, जो इंग्लैंड में लोग थे, वो लोग ही क्या करते थे? सत्ता पे काबिज होते थे। वो यूएसए में रहने वाले अपने लोगों को सत्ता नहीं देते थे। तो वहां पे एक बार एक
एक विद्रोह हुआ था जिसे हम बोलते हैं बॉस्टन टी पार्टी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहानी की तरह बता रहा हूँ, इसे समझने से ये होगा कि आपको ये कहानी समझ में आएगी तो आसान होगा समझना। ठीक है, एक बॉस्टन टी पार्टी हुई थी। क्या हुआ था कि वहां पे वो लोग बोले कि हम तब तक कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। सेम आइडिया भारत में भी अपनाया गया था। जब भारत आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहा था तब इंडियन जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग भी यही चीज़ अपनाए थे कि हम तब तक टैक्स नहीं देंगे जब तक हमें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा। तो इसे बोलते हैं नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कोई कर नहीं बिना प्रतिनिधित्व के। तो इसे इसीलिए यूएसए वाले क्या बोले कि भाई हम पैसे तो आपको दे ही रहे हैं पर हमें आप मौका नहीं दे रहे हो अपनी संसद में बैठने के लिए। तो वो लोग विद्रोह किए कि हम एक अलग ही देश बनाएंगे। इसलिए जो छोटे छोटे प्रांत थे वहां के वो सब मिलके क्या बनाए, फेडरेशन। तो क्या हुआ था, साइन किए थे ट्रीटी, ट्रीटी यानी संधि। ठीक है, संधि साइन किए थे, पर भारत में संधि साइन नहीं हुआ था। इसीलिए भारत को हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हम सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम ऐसे संघ हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आज भी आप पूरे भारत में कहीं भी जाके रह सकती हैं, कहीं भी जाके काम कर सकती हैं, किसी भी राज्य में जाके पढ़ाई कर सकती हैं। ठीक है, पहले जब तक 370 था तब तक आप, मतलब 35 और 370 था तब तक आप जम्मू कश्मीर में नहीं जमीन ले सकती थी, लेकिन अब वो भी अलाउड है। अब जम्मू कश्मीर में भी जाके आप जमीन खरीद सकती हैं, वहां रह सकती हैं। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है कि आपको हर स्टेट के हिसाब से नागरिकता मिलती है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए हैं, एक सूत्र में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कभी भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो एक साथ कहीं भी कहीं से लिखा गया हो। ठीक है, शुरुआत हुआ वन से, जहां बताया गया परिभाषा। क्या परिभाषा है कि ठीक है, परिभाषा क्या है कि इंडिया और भारत दोनों नाम लिखा जाता है, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में इन्हीं दो वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया दैट इज भारत। क्या भारत, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या भारत बोला जाता है आर्टिकल 1 में या इंडिया बोला जाता है। अगर गलत करवाना हो तो इन दोनों में से कोई एक नाम देके दूसरे नाम को गलत कर सकता है, या अगर दोनों नाम दिया हो तो दोनों फिर सही होगा। ठीक है, मान लेते क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आर्टिकल 1 या जो अनुच्छेद 1 है उसमें इंडिया और भारत लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लिखे कि सिर्फ इंडिया लिखा है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक और ट्रिक है, देखिए, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स में कभी कभी ट्रिक्स यूज करने पड़ते हैं। तो जहां भी नेगेटिव लाइन लिखा हो कि इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो वो ज्यादातर गलत होता है। 99 मतलब नेगेटिव, यानी कि मान लीजिए लिखा है कि भारत एशिया में नहीं है, तो ये तो गलत है ना। या ऐसा लिख देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एकदम कंपलसरी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लिख दे कि भारत में आम पाए ही नहीं जाते, तो आम भारत में पाए ही नहीं जाते, ये वाला जो टर्म है ये क्या होता है, नहीं, कभी नहीं ऐसा लिखा होता ना कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह के होते हैं ज्यादातर गलत, आपको ट्रिक लगाना होता है। ठीक, जब भी एकदम नेगेटिव हो। दूसरा, जब भी आपसे बोले कि समथिंग या पॉसिबिलिटी हो जिसकी कि हाँ ये हो सकता है, तो वो ज्यादातर सही होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कुछ प्रदेशों में चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ में हो सकता है, कुछ का नंबर नहीं दिया है ना, तो वैसे स्टेटमेंट्स ज्यादातर सही होते हैं। समझ नहीं है क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्या नेगेटिव होता है और क्या पॉजिटिव होता है। ट्रिक लगाने के लिए बता रहा हूँ पूरा, बाकी पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के बारे में। पार्ट 1 आपका जो भाग 1 है
वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। अब यहाँ बताया था शुरू में, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 का पार्ट है, ठीक है, 1 से 4 तक। आर्टिकल 2 कहता है कि वैसे राज्य या वैसे नाम भारत क्या कर सकता है, कोई भी आने वाले भविष्य में या किसी भी समय कोई भी दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर सकता है जो भारत का हिस्सा नहीं, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि कल को भूटान के पास का इलाका भारत चाहे तो अपने अधिकार में ला सकता है। पीओके का हिस्सा जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा अभी फिलहाल वो हथिया के रखे हैं अंग्रेज, उसे लेके थोड़ा और आगे तक बढ़ा जा सकता है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो पहले से है उसी में से हम और भी चीजें ले सकते हैं अपने अंदर में आने वाले समय में, या जो है उनको भी हम नाम बदल सकते हैं, उनके नाम को चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 सेम चीज कहता है, पर यह कहता है उनके लिए जो पहले से भारत के अंदर है, यानी कल को पहले से ही भारत का हिस्सा है, ठीक है। हिंदी में लिख दूं, फिर से समझा। देखिए मान लेते हैं कि कल तीसरा वाला बता रहा हूं इसको, ऑलरेडी जो मतलब जैसे मान लेते हैं कि भारत में अभी कितने 29 राज्य हैं, है ना। तो 29 राज्य में कल को भारत चाहे तो 30 राज्य बना सकता है, 29 राज्यों में से किसी एक राज्य को तोड़ के, या किसी 2 राज्यों को जोड़ के 28 राज्य बना सकता है, या किसी का नाम चेंज कर सकता है। जैसे उत्तराखंड था, उत्तरांचल हो गया, ठीक है। फिर यूपी से कट के उत्तरांचल बना, बिहार से कट के झारखंड बना, एमपी से कट के छत्तीसगढ़ बना। तो भारत में आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो पहले से भारत का हिस्सा है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, ठीक है। नाम बदला जा सकता है, उनका एरिया बदला जा सकता है, उनकी बाउंड्री बदली जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इन सब में अल्टरेशन किया जा सकता है, मतलब घटाना बढ़ाना, एरिया में बढ़ाया घटाया जा सकता है, बाउंड्री में बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। यानी मान लीजिए बाउंड्री और एरिया अलग अलग क्यों दिया है, सीमा में और क्षेत्र में, ठीक है। क्षेत्र अलग दिया है, सीमा अलग दिया है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि सीमा बढ़ाया जाए तो फिर दूसरी तरफ का सीमा घटाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इधर से बढ़ा के इधर से घटा के तो बराबर एरिया तो उतना ही रहा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक एरिया ये था और एक एरिया ये था, ठीक है। कल को ये वाला एरिया को हमने क्या किया, यहां तक बढ़ा दिया पर यहां वाला काट दिया, तो ये हिस्सा जो हुआ एरिया उतना ही रहा, पर क्या हुआ, एक्सटेंड होकर दूसरी तरफ बाउंड्री चला गया। तो बाउंड्री को हम चेंज कर सकते हैं, हम एरिया क्षेत्र भी बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि कल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया किसी और राज्य का लेके एक राज्य बना दे, ठीक है। नाम चेंज कर सकते हैं, उनका जो पहले से उनकी स्थिति थी उसको चेंज कर सकते हैं, राज्य को बदल के हम केंद्र शासित प्रदेश कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को किया गया ना, जम्मू कश्मीर अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, पहले दोनों मिला के क्या था, राज्य था। जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था। तो वैसे हम चेंज कर सकते हैं, किसी 2 टेरिटरी को जोड़ा जा सकता है। कैसे, अंडमान निकोबार, ठीक है। ऐसे करते हो कितने, टोटल हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी फिलहाल है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले क्या था, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग था, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया, तो 1 हो गया। तो पहले 9 से 8 हो गया। तो ये जो है ना, ये हम कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 कहता है कि जो पहले से भारत के पास है उसको आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये काम अमेरिका में नहीं हो सकता, ठीक, इंडिया में हो सकता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। संघ, राज्यों का संघ है, समूह है, ठीक है। अब आर्टिकल 4 ये कहता है आर्टिकल 4 कहता है कि आपने जो 2 और 3 में हिस्सा दिया, क्या वो कानूनन सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कब हुआ था,
जब एक बार क्या केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन का केस हुआ था। ठीक है, बेरूबारी यूनियन एक जगह था वेस्ट बंगाल में, मतलब पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान दो था ना उस समय 1975 के पहले। ठीक, जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से तो दो पाकिस्तान था, मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था आपका जो आज का पाकिस्तान है और एक था जो आज बांग्लादेश है। ठीक है, तो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, बेरूबारी यूनियन एक एरिया था, उसे देने का बात कह दिया था कि उसे हम पूर्वी पाकिस्तान को दे देंगे, यानी कि आज के समय के बांग्लादेश को दे देंगे। ठीक है, तो इस बारे में फिर बात हुआ कि भाई कहीं लिखा तो नहीं है ना कि आप दे सकते हैं, आप ले सकते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि आप किसी और क्षेत्र को अपने अधीन कर सकते हैं, पर किसी को दे नहीं सकते। तो दे नहीं सकते तो फिर आप दे कैसे रहे हैं? तो उसके लिए बोला गया आर्टिकल 4, आर्टिकल 4। ठीक है, इसको मैं पूरा आर्टिकल के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी अभी आपको दिखा दूंगा, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी आपने आर्टिकल 2 और 3 में लिखा है, ठीक है, उसको बचाव कहाँ से मिलेगा? उसको बचाव मिलेगा आर्टिकल 4 से। दिखा देता हूँ, देखिए आपको। भाग 1 क्या बोल रहा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत अर्थात इंडिया, यानी दोनों नामों से जाना जाने वाला राज्यों का संघ होता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होता है। फेडरेशन टर्म हमने यूज नहीं किया, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्देशित हैं। ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि पहली अनुसूची क्या होती है। ठीक है, अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स। ठीक है, टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, उन सब में अलग अलग चीजें लिखी हुई। तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ नाम लिखा होगा। अब देखिए, तो हमने बता दिया क्या कि नाम होंगे, कुछ हम नाम दे सकते हैं, हम नए राज्य बना सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लिखा जाएगा ना, तो वो लिखा जा रहा है शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में। ठीक है, ये बोला जा रहा है इसमें। थोड़ी देर में उसको और डिटेल में बता दूंगा। तो अभी ये समझिए, पहला आर्टिकल क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है। उसके बाद क्या होता है, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य आएंगे जो अभी स्टेट्स हैं। ठीक है, जो कि पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। दूसरा, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जा सकते हैं, जो मैंने सेकंड में बताया था आपको कि हम फ्यूचर में कोई और जमीन अधिग्रहित कर सकते हैं। चाहे तो हम किसी चीज को ले सकते हैं, कल को नेपाल को चाहे तो हम लोग हथियार सकते हैं, ये हमारे पास पावर दिया गया। युद्ध करके हरा के जीत सकते हैं, ट्रीटी करके जीत सकते हैं, जैसे चाहे। ठीक है, हम ले सकते हैं उनको अपने अधीन। भूटान को ले सकते हैं, जिसको चाहे, चाइना को भी ले सकते हैं, पर ऐसा करते नहीं हम। ठीक है, तो ये अर्जित किए जा सकते हैं, ये लिखा है। अब देखिए, दूसरा लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2 है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये वैसे राज्य होंगे जो पहले से भारत में नहीं थे। नए लिखा है ना, तो नए वो होते हैं जो पहले से नहीं थे। ये वाला पार्ट है, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि संसद विधि के द्वारा, मतलब संसद पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि हम कल से ये राज्य को हथियाएंगे। यही कारण है कि आर्टिकल 2 के तहत हमने क्या किया, अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश और भारत का समझौता हुआ था, जिसमें हमने अपनी भूमि बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश से भूमि अपने अधीन ली। तो बांग्लादेश से जो ली थी वो डायरेक्टली इसके अधीन आ गई, लेकिन देने वाला पार्ट के लिए हमें संशोधन करना पड़ा। धीरे धीरे सब बताऊंगा एक एक करके कि क्या होता है संशोधन, क्या होता है, आर्टिकल से कैसे जोड़ा जाता है। पर फिलहाल ये समझिए कि आर्टिकल 2 क्या कहता है कि वो नए राज्य जो कि संसद के द्वारा प्रवेश किए जाते हो या स्थापना की जाती हो, ठीक है, न्यू एडिशन होता होगा, तो ऐसे राज्य जो संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके। ठीक है, अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, ऐसे नए राज्यों का निर्माण जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को परिवर्तन करके किया जा सकता है। ठीक है, जो वर्तमान में राज्य हैं या क्षेत्र है भारत का, उस क्षेत्र में बदलाव करके हम नए राज्य बना सकते हैं, ये तीसरा आर्टिकल कहता है। ठीक है, देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा को परिवर्तन कर सकती है, बोला था ना, बाउंड्री को बदल सकते हैं, किसी राज्य के नाम को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उनका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड उत्तरांचल हो गया। ठीक है, जब आप किसी और का नाम बदल सकते हैं कल को। ठीक, तो ये सब चेंज हो सकता है।
अब देखते हैं आर्टिकल 4। ये बोल रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में, अब ये पहली समझिए, मैं बता रहा हूं, पहली में क्या दिया है, नाम लिखा हुआ है, ऐसा होता है। ठीक है, पहली अनुसूची क्या होगी, एक ऐसा बुकलेट होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं एक रजिस्टर है, रजिस्टर में पहला अनुसूची लिखा हुआ है जिसको हम शेड्यूल 1 कहते हैं। इसमें दो हिस्सा बना होगा, एक तरफ राज्य लिखा होगा यानी स्टेट, सारे 29 राज्यों का 1 से लेकर 29 तक नाम लिखा होगा, और इधर यूनियन टेरिटरी का नाम लिखा होगा 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, इन्हीं को हम चेंज करना हो, अल्टर करना हो, उसके लिए संशोधन किया जाता है, क्योंकि इस पूरे बुक को हम फाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक संविधान है ना, संविधान को हम फाड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, इसमें जब भी बदलाव करना होगा इसीलिए संशोधन किया जाता है आर्टिकल 2 के तहत। फिर हम एक नया पेज लिखते हैं, उसमें उस चीज़ों को चेंज करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। ठीक है, लद्दाख नहीं था, लद्दाख अब इसमें जुड़ गया, तो वो सब जो जोड़ना घटाना किए वो ये अनुसूची में, यानी बुकलेट जो संविधान की बुक है उसके अंदर अनुसूची जो लिखी है एक, उसमें हमने नाम लिख रखा है, इंडेक्स एक तरह से। ठीक है, तो उसी के लिए कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों को, मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत आपने जो भी नाम चेंज किया या किसी नए राज्य को जोड़ा, तो कहीं ना कहीं लिखेंगे ना, तो वो शेड्यूल 1 में लिखेंगे। ये दिया है आर्टिकल 4 में, चौथे में। ठीक है, अब चौथी अनुसूची क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए चौथी अनुसूची बोलता है, अब यहाँ दो चीज लिखा है ना, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्यों लिखा है ये बताता हूं। पहली अनुसूची में तो पता चलिए आपको नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चौथी अनुसूची या शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है आपका स्टेट के लिए, यानी कि आपका संसद में 2 हिस्सा होता है। ठीक है, बेसिकली क्या क्या होता है, कौन कौन से सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में हम कहां से चुनते हैं, राज्यों से चुनते हैं ना। राज्यसभा में चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं चुने जाते, इनडायरेक्ट चुने जाते। कौन चुनता है उन्हें, राज्य के जो एमएलए होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपके विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही चुनते हैं अब राज्यसभा के प्रतिनिधि को अपने एरिया से। ठीक है, तो ये लोग कहाँ चुने गए हैं, ये किसी के राज्य में चुने गए होंगे ना। तो मान लेते हैं कल को आप किसी राज्य को चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़, इसको आपने बदला, जब 2000 में बदला गया था तो कुछ हिस्सा जो है एमपी का कटा होगा, तो हो सकता है कि इस एरिया में से एक राज्यसभा का सांसद चुना जाता होगा, हो सकता है ना कि इन दोनों जगहों को मिला दिया जाए, तो यहां से एक सांसद चुना जाता होगा। पर अब तो ये 2 राज्य बन गए, तो एरिया भी बदल गया। अब ये वाला जो सांसद था वो एमपी की तरफ से सांसद बनेगा, और यहां से कोई एक सांसद बनेगा वो सीजी की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ से सांसद बनेगा। तो उसके लिए अब नया आपको क्या करना होगा, परिसीमन। ठीक है, नया एरिया बनाना पड़ेगा ना चुनाव के पहले, कि भैया हाँ इतने लोगों के को आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये जो आप चेंज कर रहे हैं ना, बदलाव कर रहे हैं, उसको भी तो कहीं लिखना होगा, उसको लिखते हैं हम अनुसूची 4 में, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को हमने क्या करना होता है, मनोनीत बोलते हैं उसे। ठीक है, उसे बेसिकली हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इलेक्ट करता कौन है, एमएलए। नहीं समझ में आया, क्योंकि धीरे से और अच्छे से समझाता हूं। ये एमपी, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, जब ये एमपी छत्तीसगढ़ नहीं था तो ये पूरा एक रहा होगा, है ना, तब ये तो नहीं रहा होगा ना।
तब ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक। इस एरिया में जो भी एमपी बनता होगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, राज्यसभा से जो भी सांसद बनेगा वो इस पूरे एरिया से बना होगा। पर अब क्या किया आपने, आपने इस राज्य को काट दिया, तो ये इतने लोगों को प्रतिनिधित्व करता था ना, तो अब तो छत्तीसगढ़ के लोग भी आ गए ना, तो अब वो छत्तीसगढ़ के लोग का तो नहीं करेगा, वो तो एमपी की तरफ से था। तो अब क्या किया जाएगा, तो इसके लिए कुछ गिने, मतलब कुछ नंबर ऑफ पीपल होते हैं ना, कि 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा, 5 लाख लोगों को करेगा, 7 लाख लोगों को करेगा। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ से अब 10 लाख नहीं बचे, अभी इस एरिया में मात्र बचे आपके 2 लाख लोग, तो उनको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 2 लाख से कुछ और बढ़ाएंगे, तो इस एरिया को कैप्चर किया गया और इस एरिया को एक नया क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। इस नया क्षेत्र के अंदर एक और राज्यसभा का सदस्य बनेगा और इस क्षेत्र में कुछ दूसरा बनेगा। तो ये जो बदलाव किया गया ना, इसी बदलाव को लिखने के लिए हम शेड्यूल 4 या अनुसूची 4 में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। वो कैसे दिखा देता हूँ मैं। देखिए पहले अनुसूची में यह फर्स्ट शेड्यूल, आपको स्टेट का नाम लिखा है, ठीक है, एरिया स्टेट का नाम, तो ये फर्स्ट शेड्यूल है, पहली अनुसूची, अनुसूची 1 और अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में बताया था, अनुसूची 1 में सबके नाम लिखे जाएंगे, हर राज्यों के, तो यहाँ सबके नाम लिखे हैं, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सारे यूनियन टेरिटरी के भी नाम लिखे होंगे। चौथी अनुसूची, देखिए राज्यों के नाम दिए, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबके नाम। तो यहाँ पे क्या लिखता है, अनुसूची 4 क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में पहले स्तंभ में निर्दिष्ट फिर प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को उतने स्थान में आवंटित किया जाता है जिनके द्वारा दूसरे स्तंभ में यथास्थित, यानी सारे राज्यों में जितने एमपीज होते हैं ना, खासकर राज्यसभा के, सिर्फ राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा के मेंबर्स यहीं से बनते हैं, इसलिए अनुसूची 2 में इनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका चौथा, अनुसूची 4 और अनुसूची 1, ये दोनों राज्यों से, हाँ कहाँ, ये तो पेज नंबर दिया हुआ कि इतने, मतलब इतने, हाँ इतने ये है एमपीज हैं, इतने एमपी मतलब राज्यसभा के मेंबर यहाँ से होंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश से 11, तेलंगाना से 7, बिहार से 16, ये सब किसके मेंबर के नंबर है, राज्यसभा। अब हम जानेंगे भाग 2 के बारे में, ठीक है। भाग 1 हमने देख लिया, भाग 1 में आपका क्या क्या चीज हमने देखी, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, ये 4 आर्टिकल से आपका भाग 1 हुआ कंप्लीट। तो भाग 1 को क्या बोलते हैं, क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 में क्या बोला जाता है, भाग 2 कहता है नागरिकता, या सिटीजनशिप। अब देखिए ये ऐसा क्यों हुआ कि पहले हमने क्षेत्र रखा फिर नागरिकता रखा। देखिए जब पहली बार की बात आई तो पहले हमने क्षेत्र क्यों रखा, मान लेते हैं कि कल को आप संविधान है मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपको अपना प्रभुत्व दिखाना हो, यानी अपना पावर दिखाना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक जमीन लेना होगा या एक एरिया अपना बताना होगा ना कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो एरिया बताने के लिए सबसे पहले भारत ने बताया कि ये मेरा क्षेत्र जिसके अंदर मेरा अधिकार चलेगा। तो आप अगर पहला हिस्सा रखते हैं, अगर आप हैं तो आपने एक क्षेत्र लिया, ठीक है। अब दूसरा आप क्या करिएगा, उस क्षेत्र पे आधिपत्य दिखाने के लिए ये बताइए कि ये मेरा है, यानी मैं उस पर रहने वाला इंसान। तो आपने घर बना लिया मान लेते हैं, तो घर किसका कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा, है ना। तो जो भारत है वो किसका कहलाएगा, नागरिकों का, हम सब क्या है, नागरिक, ठीक है। तो नागरिक कैसे हुए, यानी हमारा उस पर अधिकार है, ठीक है, इसीलिए इसके बाद आता है अधिकार। तो पहले आया नागरिकता कि भाई हमको ये बताना होगा कि ये भाई ये मेरा है,
ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर अधिकार जमा सकता हूँ। तो नागरिकता होता है भाग 2, इसमें 2 चीजें याद रखनी है आपको, एक नागरिक या सिटीजन जिसे कहते हैं, और दूसरा गैर नागरिक या एलियन। एलियन गैर नागरिक बोलते हैं, ठीक, या विदेशी। ठीक है, विदेशी गैर नागरिक जो भी है, यानी वो लोग जो भारत में रहते नहीं होंगे, परमानेंट। नागरिक किसको बोलेंगे? जो यहाँ रह के रहना चाह रहे हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हो, यहीं काम करना चाहते हो, ठीक है, वो लोग, या यहीं पैदा हुए हो और यहीं रह के कार्य करना चाहते हो, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं? नागरिक। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो सिर्फ घूमने के लिए, भ्रमण करने आए होंगे, कुछ दिन के लिए आए होंगे, काम से आए होंगे, फिर चले जाएंगे वापस। तो जो बसना नहीं चाहते उनको हम क्या कहते हैं? गैर नागरिक, एलियन बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं। तो नागरिकता यानी कि आपका खुद का, क्योंकि अगर वो जमीन आपने लिया तो वो आपका खुद का, वो तो आप उसको छोड़ के तो नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं आ जाती हैं। लेकिन नॉर्मल स्थिति में तो आप रहेंगे वहीं पे, तो नागरिक भी उसी देश में रहेंगे। ये इसीलिए कहते हैं हम नागरिक, जो कि वहां बसना चाहते हो। इसमें 2 टर्म यूज होता है, डोमिसाइल, ठीक है, आपको भी आपने पढ़ा हो कि भाई जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, जिसे हम कहते हैं डोमिसाइल, जो यहीं रहने वाले हैं, स्टेबल होके यहीं पे बसना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं नागरिक, ठीक है। दूसरा, आप यहीं पे परमानेंटली सेटल, परमानेंट होना चाहते हो, टेम्पररी नहीं। मतलब डोमिसाइल कैसा होता है? परमानेंट, यानी हमेशा के लिए, तो इसे हम कहते हैं डोमिसाइल। जैसे ही आपने ये चीज छोड़ा और कहीं और आप शिफ्ट हो गए, जैसे कई लोग होते हैं ना जो भारत में पैदा हुए रहते हैं लेकिन बाद में किसी और देश में जाके वहां बस जाते हैं, फिर वहीं कंटिन्यू काम वाम करते हैं, फिर वो वहां की नागरिकता ले लेते हैं, फिर वहीं बसना चाहते हैं। तो जब वो वहां की लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि भारत की नागरिकता कहती है किससे? डोमिसाइल से, यानी परमानेंट, जो हमेशा रहना चाहते होंगे उसी एरिया में, भारत में, उसे कहते हैं हम नागरिक, ठीक है। अब नागरिकों के लिए, यानी जो आपका आर्टिकल, ये भाग 2 है, इसमें आर्टिकल स्टार्ट होता है 5वें से लेके 11वें तक, 5 to 11, ठीक है। पर इनमें से कोई भी हमारे लिए, जो अब हम पैदा हुए लोग हैं ना, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 11 है, ठीक है। यानी आर्टिकल 11 किससे संबंधित है? रिलेटेड टू वास्तविकता में, अभी, एट प्रेजेंट, ठीक है, इस समय। इस समय के जो नागरिक है ना, उनके लिए है आर्टिकल 11। लेकिन आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो कि भारत में, जब भारत का संविधान लिखा गया था और लागू हुआ था, उस टाइम तक भारत में थे, ठीक है। यानी जो भारत में कब थे? 1947 के समय थे। तो अब वहां से, उस समय से बचे हुए बहुत कम लोग होंगे ना, ज्यादातर तो लोग, अभी बहुत कम ही लोग बचे होंगे। इसीलिए हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक किनके बारे में बताता है? 1947 के समय जब संविधान लिखा गया था, ठीक है, लिख के जब लागू हुआ था, उस समय जो भारत के नागरिक थे उनके लिए कहता है, ठीक है। तो चलिए, जब आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 10 को बता देता हूँ क्या होता है, और उसके बाद आर्टिकल 11 में दिया हुआ हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं भारत में आज, उन 5 तरीकों को बता दूंगा, ठीक है। नागरिकता में देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 5, ये क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। प्रारंभ यानी 1947 में जब लिखा गया, और उसको हमने कब लागू किया? 1950 में, ठीक है। तो 1950 में, 1950 में जब लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम क्या कहते हैं? गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो इस दिन रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन हम अपने लिए, खुद के लिए, खुद के नियम बना के लागू कर चुके रहते हैं,
ठीक है। गणतंत्र और लोकतंत्र का यही अंतर है। लोकतंत्र में आप अपने लिए चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, या अपने लिए जो रूल करेंगे, जो आपके ऊपर शासन करेंगे, उनको चुनते हैं, या अपने ऊपर शासन करने वाली व्यवस्था को चुनते हैं। पर रिपब्लिक या गणतंत्र में आप क्या करते हैं, उन नियमों को बनाते हैं, नियमों को चुनते हैं, जिनके नियमों का पालन करके आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपके लिए कार्य करेंगे। ठीक है, ये होता है गणतंत्र का मतलब, ये होता है लोकतंत्र का मतलब। इसीलिए ब्रिटेन जो है, ठीक है, वो क्या है, लोकतंत्र है। पर क्या वो रिपब्लिक है, गणतंत्र है? नहीं, क्योंकि वहां लिखित तौर पर कोई आपका एक जगह लिखा हुआ कोई भी साक्ष्य नहीं, अलग अलग जगह लिखा हुआ है, नियम लिखे ही जाते हैं, अलग अलग जगह लिखे जाते हैं, पर एक जगह नहीं लिखे जाते। ठीक है, तो रिपब्लिक का मतलब होता है जो अपने लिए खुद नियम बनाते होंगे। ठीक है, और जो अपने लिए खुद के शासन करने वाले को चुनते होंगे, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। ठीक है, और रिपब्लिक यानी गणतंत्र, जनता का, गणना का तंत्र, जिसके थ्रू हम रूल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी 1950 के समय में भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, यानी 1950 के टाइम में जो भी भारत में था, पहला जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, बाय बर्थ, यानी 1950 में जब हमारा लागू हुआ उसमें पैदा हो गया था, तो कहलाएगा वो भारत का नागरिक। दूसरा, जिसकी माता या पिता में से कोई भी एक, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी मान लेते हैं कि 1950 में मैं पैदा हो रहा हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा पैदा हुए थे भारत में, कोई भी एक आदमी, तो भी मैं कहलाऊंगा नागरिक। ठीक, ऐसे प्रारंभ, मतलब मैं पाकिस्तान में हो सकता है पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा भारत में पैदा हुए थे, तो उस केस में ये वाला सेकेंड वाला आता है। क्योंकि अगर मैं भारत के क्षेत्र में पैदा हो गया तो मैं तो ऑटोमेटिक इस हिसाब से पैदा हो गया, तो नागरिक बन गया। लेकिन अगर मैं किसी और क्षेत्र में पैदा हुआ, लेकिन मेरे माता पिता भारत में पैदा हुए थे, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम है। ठीक है, कई लोग भारत आए थे ना पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, तो वो लोग की बात हो रही है। फिर तीसरा क्या कहता है, ऐसे प्रारंभ में ठीक पहले, मतलब जब लागू होना था उसके ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक, यानी 1950 में लागू हुआ, तो 1945 में, 1945 में कोई जो भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर आके रहने लगा हो, और अब वो भारत, मान लेते कि गुजरात में कोई आके रहने लगा 5 साल पहले से, 1945 से, ठीक है, तो वो चाहता है कि अब मुझे नागरिकता चाहिए। किसी भी देश का नागरिक हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रह रहा है 5 सालों से भारत में, और वो चाहता है कि अब मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ, तो उस केस में उसे भी नागरिकता भारत की सरकार देगी 1950 के समय में। ये हमारे लिए नहीं है, ये 1950 के टाइम का, प्रारंभ के टाइम का, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बस इतना याद रखिए कि संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता बोला गया है, यानी कि उस टाइम पे जो जन्मा होगा, उस टाइम पे अगर जन्मा नहीं है तो उनके माता पिता में से कोई एक जन्मा होगा। नहीं, अधिवास है और इनमें से कोई एक, तीनों नहीं जरूरी होता। तीनों कैसे होगा, ठीक है, मतलब पहले से प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहता था और इनमें से कोई एक चीज रहता था। ठीक है, मामूली तौर पर निवासी मतलब नॉर्मल तरीके से आके रह रहा हो, जैसे मान लेते हैं कि आपके अंग्रेज लोग जो भारत में रह रहे थे 1945 से पहले, ठीक, अगर वो वापस 1950 के बाद भारत में ही रहना चाहते और बोलते कि अब मैं भारत में परमानेंट सेटल होना चाहता हूँ, तो उस केस में ये वाला कंसिडर करते, और उसके बाद हम कहते हैं इसे भारत के नागरिक, निवासी तो है ही वो, नागरिक होना। अब दूसरा बात, आर्टिकल 6वां क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तित्व को नागरिकता के अधिकार, ठीक है, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, तो उनको बताया जा रहा है कब भारत का क्षेत्र माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। मान लेते हैं 1950 में जब नागरिकता मिल रही थी, यानी जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लागू हुआ था, उस समय तक कोई नागरिक पाकिस्तान से भारत आना जाना कर रहे थे लोग, कोई भारत पाकिस्तान से आ रहा है, उस केस में यदि वो अथवा उसके माता पिता, यानी कोई जो मैं, अगर मुझे चाहिए तो मैं या मेरे मम्मी पापा में से कोई, या उसके दादा दादी, यानी मेरे दादा दादी, पितामह, ठीक है, पितामही, दादा दादी, या
मातामह या मातामही, ठीक है, मतलब नाना नानी, दादा दादी, कोई भी ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, वो अगर मूल रूप से भारत के शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, मतलब कुल मिला के ये कहना चाहता है कि जो लोग किसी के रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी पापा या खुद भारत में जन्मा था, वो भारत आ सकता है और भारत में रह सकता है। 1950 में उसे नागरिकता भारत की सरकार देगी, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा हो जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले मतलब आ गया भारत में, ठीक है, डेट 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया, तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा, यानी अगर इस डेट से पहले 18 जुलाई को भी आ गया और 1950 में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ संविधान, उस दिन से पहले तक वो भारत में रह रहा था पाकिस्तान से आने के बाद, तो उसे हम क्या कहेंगे, भारत का नागरिकता देके भारत का नागरिक कहेंगे, ठीक है। तीसरी बात ये हो गया, दो चीजें, ठीक। तो ये कहता है जो पाकिस्तान से भारत आते हैं, ये दो चीजें हैं, याद रखिएगा। ये 19 जुलाई के पहले, और बोल रहे कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, ऐसा व्यक्ति जिसने 19 जुलाई को या उसके पश्चात, ठीक है, 19 जुलाई के दिन या उसके बाद इस तरह का प्रवचन किया, मतलब वहां से यहां आया पाकिस्तान से, तब यदि वह नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत के डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से उसके द्वारा संविधान के प्रति, मतलब इसमें कह रहा है कि इस डेट से पहले जो आ गया वो तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक, लेकिन उसके बाद जो आया ना, जो इस तारीख को आया या इस तारीख के बाद आया, उसे भारत के यहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एक नोटिफिकेशन। मतलब आपने अगर वो मूवी देखी हो मिल्खा सिंह देखी है आपने मूवी, ठीक है, मिल्खा सिंह मूवी नहीं भी देखी तो एक मूवी कोई, जैसे गदर मूवी देखी आपने, गदर मूवी जो थी उसमें क्या होता है कि जब लेके जाते हैं तो एक वो रहता है ना, जब वो पाकिस्तान के पास जाता है, चेक पोस्ट रहता है जहाँ से वापस आती नहीं जाती है, तो वहाँ पे नाम लिखा जाता है दोनों देशों में आने वाले लोगों का और जाने वाले लोगों का। तो भारत के तरफ आने वाले लोगों का भारत में आने के बाद नाम लिखा जाता था, फिर उसके नाम लिखने के बाद उन्हें कुछ दिन तक भारत में रहना पड़ता था, ठीक है, कम से कम 6 महीने तक, ठीक है, उस समय तक। यानी अगर कोई इंसान 19 जुलाई 1948 को आया और उसने अपना नाम लिखवा दिया है कि अब मैं भारत में रहना चाहता हूँ, ठीक है, और वो अब 6 महीने से भारत में रह रहा है, तो 1950 के टाइम के हिसाब से उसे नागरिकता मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि 1948 19 जुलाई को आ रहा है, 1950 में बना है, तो 6 महीने तो पहले हो ही जाएगा। तो ये लिखने का क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि जो लोग 1950 25 जनवरी 1950 को भी भारत आए ना पाकिस्तान से, तो उनको अब 6 महीने तक भारत में रहना होगा, तब उन्हें 1950 के द्वारा अधिनियम के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी ये डेट कब से कब तक के लिए बेसिकली दिया हुआ है, 19 जुलाई 1948 से लेके 25 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 जनवरी से हमारा संविधान लागू हो गया, तो उसके पहले तक के डेट के लोगों के लिए ये बेसिकली दिया हुआ, ठीक है। पर ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जानना क्या जरूरी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है, जो पाकिस्तान को चले गए, ठीक है, लेकिन उसके वापस आना चाहते हैं, मान लेते हैं कि मतलब गए पाकिस्तान की, नहीं हम पाकिस्तान में रहेंगे, वहीं रहना चाहते हैं, पर उनको अच्छा नहीं लगा, कुछ समय बाद वो बोले कि हम वापस भारत आना चाहते हैं, उनके लिए है आर्टिकल 7, ठीक है। ये क्या कहता है कि वैसे लोग जो 5 और 6 के तहत नहीं आए पाए, नाम नहीं लिखा पाए, ठीक, कोई भी व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो उस समय पाकिस्तान का अंतर्गत था प्रवचन किया, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा तब तक, जब तक वो 6 महीने तक भारत में आके रुकेगा नहीं, ठीक है। परंतु इस अनुच्छेद में कोई ऐसी बात लागू नहीं होगी जो 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवचन किया गया उसके हिसाब से। यानी बेसिक मतलब है कि 7 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान जा के आए, उसमें क्या कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में थे और भारत आए, ठीक है। तो 2 चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 6 कहता है
कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, और आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान जाके वापस आने वाले। ठीक है, यही दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में इससे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। नागरिकता तुरंत नहीं मिलेगी, फिर उनको 6 महीने भारत में रहना होगा, बताना पड़ेगा कि अब मैं रहना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि आप पहले छोड़ के चले गए, ठीक है, अब फिर वापस आए तो फिर बोलेंगे ना कि भाई ऐसा क्यों किया आप। तो उस केस में उनको बताना पड़ेगा कि देखिए भाई मेरे को वहाँ पसंद नहीं आया तो मैं वापस आना चाहता हूँ। तो फिर उस हिसाब से उन्हें 6 महीने भारत में नॉर्मल रहना होगा रिटर्न करवा के, और फिर उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 5 और 6 लगभग एक समान है, सॉरी 6 और 7, पर 6 और 7 में यह अंतर है कि 7 वाले जो होंगे वो भारत से पाकिस्तान जाके फिर पाकिस्तान से वापस आए होंगे, लेकिन आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान में ही थे, यानी लाहौर में रहते हो, इस्लामाबाद में रहते हो, वो भारत में आ गए। लेकिन अब कोई यहाँ पे जैसलमेर में रहता हो और वो पाकिस्तान के लाहौर में गया, लेकिन कुछ समय वापस भारत आना चाहता हो जैसलमेर, तो उसके लिए ही है। ठीक है, 8वां कहता है कि वैसे लोग जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तित्व को नागरिकता के अधिकार, यानी वैसे लोग जो भारत के बाहर कहीं काम करने गए हुए थे, ठीक है, जैसे हम एनआरआईज बोलते हैं ना आज के टाइम में, वैसे लोग, तो वो जो भारत में थे नहीं तो उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उनके लिए भी प्रावधान दिया गया था आर्टिकल 8 में। ये क्या कहता है कि बेसिकली वैसे लोग जो भारत के बाहर रहकर, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, मतलब ओरिजिन कहाँ का है, इंडिया का। ठीक है, मतलब इंडिया से अर्थ लिए हो, एनआरआई मतलब तो वही होता है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो भारत का है नागरिक, भारत के बाहर रहता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है मगर भारत से कहीं ना कहीं से ताल्लुक रखता था, वो नागरिक अब उस देश का है जहाँ वो रह रहा है। और एक होता है एनआरआई, जो भारत का नागरिक है पर किसी और देश में काम कर रहा होता है। ठीक, कल को मान लेते हैं, कल को आपको किसी और देश में काम करने का मौका मिला, लेकिन आप सिर्फ बाई वीजा कुछ समय के लिए वर्क परमिट पे काम करने गए, उस केस में ऐसा केस वाले लोगों को बोला जा रहा है, क्योंकि उसके पहले तो कोई नागरिकता थी नहीं ना, उसके बाद ही नागरिकता होगी, तो वो तो काम करने बाहर गया हुआ है, तो वो नागरिकता कैसे लेगा, वो लेगा 8 के तहत। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, आर्टिकल 8 कहता है जो भारत के बाहर रह रहे भारत के लोग थे। ठीक है, जो भारत के बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी करो, जो भारत में नहीं थे उस समय जब हमारा संविधान लागू हो रहा है। ठीक है, तो वैसे लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगी, उन भारत में रहने वाले, अभी तक हमने क्या क्या देखा, जो पाकिस्तान से भारत आए, ये भारत से पाकिस्तान जाके पाकिस्तान से भारत आए, ये भारत में ही पैदा हुए, इस तरह की चीजें, लेकिन अब ये तो भारत में है ही नहीं ना अभी फिलहाल, तो ये कैसे करेगा, वो करेगा आर्टिकल 8 से। ठीक है, तो ये वाला केस होता है जिसमें किसी के पितामह पितामही, वही सेम चीज कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, उसके माता पिता कोई भी भारत के नागरिक के रूप में था, मतलब भारत में ही पैदा हुआ था, तो वैसे केस में उसे हम बोलेंगे भारत की नागरिकता देने के लिए वो तैयार है, मतलब वो भारत की नागरिकता ले सकता है। अभी लेने के ऊपर है, लेना ही नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर लेना चाहेगा तो अगर उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी में से कोई यहाँ पैदा हुए होंगे तो उस केस में वो अप्लाई कर सकता है। मान लेते हैं कि आपके मम्मी पापा कहीं फॉरेन कंट्री गए थे और वहीं पे आप पैदा हुई, पर अब आपको चाहिए कि मैं भारत की नागरिक बनना चाहती हूँ, तो उस केस में अगर उस 1950 के समय में आप थी तो आप इस आर्टिकल के तहत क्या ले सकती हैं, भारत की नागरिकता। क्या कहेंगे कि मेरे मम्मी पापा भारत में पैदा हुए थे, या अगर नहीं भी पैदा हुए तो मेरे दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, तो मुझे नागरिकता दे दीजिए भारत की। ये था आर्टिकल 8। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, नागरिकता देने की बात, अब आएगा नागरिकता लेने की बात। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, नागरिकता देने की बात कैसे, आर्टिकल 5 जो भारत के मूल में पहले से नहीं थे, वर्तमान जब 1950 में क्या बना, संविधान। ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ लिख के। आर्टिकल क्या 5 क्या कहता है, जो जब 1950 में संविधान बना उस समय वास्तविक नागरिक, ठीक है, उस समय के वास्तविक नागरिक। 5वां के बाद 6वां क्या कहता है, जो पाकिस्तान से भारत आए,
7वां क्या कहता है, जो भारत से पाकिस्तान फिर भारत है, ठीक है। और 8वां क्या कहता है, जो विदेश में पैदा हुए होंगे या विदेश में रह के काम कर रहे होंगे ऐसे लोग। हाँ, कोई ना कोई ओरिजिन का मतलब क्या है कि कोई ना कोई भारत में रहा होगा, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी देशों में। यहाँ तक तो पाकिस्तान का हो ही गया ना। मान लेते हैं अमेरिका जाके रह रहा हो, इंग्लैंड जाके रह रहा हो, ठीक है, किसी और देश, ऑस्ट्रेलिया जाके रह रहा हो, यूरोप में रह रहा हो, अरब में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, ठीक है, वैसी जगहों पे पाकिस्तान को छोड़ के, ठीक है, कहीं और रह रहा होगा तो उस केस में विदेश के भारतीयों को, ठीक है, जिनका ओरिजिन, जिनका उद्भव भारत से, जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई, उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे 8वें के आधार पे नागरिक, 1950 के टाइम। यानी मान लेते हैं कि मेरे मम्मी और पापा काम करने के सिलसिले में चले गए फॉरेन कंट्री में, किसी भी कंट्री, मान लेते हैं अमेरिका चले गए, ठीक, अमेरिका में रह के काम कर रहे हैं, मैं वही पैदा हुआ, पर कल को हमें पता चला कि हम आज़ाद हो गए, भारत आज़ाद हो गया है, अब भारत अपना काम खुद करेगा, तो हमें दिखा कि भाई मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने बच्चे को वहाँ ले जाके अच्छा नया भविष्य दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो लेके आ गए। तो अब वो नागरिकता कैसे लेगा, नागरिकता लेगा 8वें के आधार पे कि भैया इनके, मैं मम्मी पापा हूँ, मेरे बच्चे का ओरिजिन यहीं से है क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है, तो आप मेरे बच्चों को नागरिकता दे दें, या मेरे ग्रैंड पेरेंट हूँ तो मेरे बच्चों को नागरिकता दे दें, ठीक है, कोई भी चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक हमने देने की बात कही थी। अब बोल रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। मैंने बताया ना कि अभी तक हमने क्या देखा, वैसे नागरिक जो कि दिए जा रहे हो, नागरिकता प्रदान की जा रही है, पर अब देखेंगे जिनको नागरिकता लेनी ही नहीं है। 9वां क्या कहता है कि अब मुझे नागरिकता चाहिए नहीं, ठीक है। भारत के अगर मतलब मान लेते हैं कि कल को मुझे नागरिकता मिल रही है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अमेरिका की नागरिकता चाहिए, ठीक है, तो वैसे केस में आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ये कहता है आर्टिकल 9 कि भारत के नागरिक कौन कहलाएगा, वैसे लोग जो लोग भारत की नागरिकता अर्जित करना चाहते हों। अब चाह ही नहीं रहे ना, आप तो चाह ही रहे स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कि मैं किसी और देश का, किसी विदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित करना चाहता हूँ, भारत का नहीं चाहता हूँ, विदेशी राज्य की नागरिकता चाहता हूँ ना, ठीक है। यहाँ क्या था 8वां, मान लेते हुए 8वां वाला, उसमें मेरे मम्मी पापा का ओरिजिन भले यहीं से हो, मेरा ओरिजिन यहीं से हो, लेकिन मैं बोल दूं कि नहीं मुझे अमेरिका की नागरिकता चाहिए, तो थोड़ी भारत की सरकार आपको नागरिकता देगी, वो ऐसा केस 9वां है, ठीक है। अब 10वां क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकार बना रहना। अब मान लेते हैं आपको नागरिकता यहाँ तो आपने ली नहीं, पर अगर आपको नागरिकता मिल गई तो नागरिकता कब तक बनी रहेगी, ठीक है, और नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक भारत के उपबंध के अधीन भारत के नागरिक हैं, और समझा जाता है ऐसे विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए उसका पालन करें। यानी बेसिकली संसद अगर कोई नियम बनाती है, अगर कह दे कि आप अगर 6 महीने से ज़्यादा जेल में बंद रहते हैं तो हम आपकी नागरिकता छीन लेते हैं, अगर भारत की संसद ऐसा कोई नियम पारित करती है उस केस में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है। ये कह रहा है 10वां कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद चाहती है, ठीक है। संसद कल को कोई नया नियम बना दे और उस नियम के अधीन आप फुलफिल नहीं कर पाए उस चीज़ को, तो उस केस में आपकी नागरिकता छीन जाएगी, ठीक है। ये किसका है, यहाँ तक 10वें तक है उन लोगों का जो 1950 के टाइम में नागरिक बने थे या नहीं बने थे, ठीक है, 1950 के समय का, वर्तमान टाइम उस समय का। अब आता है आपके और हमारे लिए जो 1950 के बाद पैदा हुए, ठीक है। कि फिर बाद में ये भी तो बोला गया ना कि भाई अभी तक तो आपने इन लोगों का बता दिया जो 1950 के पहले हुए हैं, अब 1950 के बाद वालों का क्या, उनके लिए आया आर्टिकल 11,
आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन या जाना, यानी किसी को प्रदान करना या किसी से छीन लेना, नए लोगों का, ये अधिकार दिया जाता है संसद को आर्टिकल 11 से। यहाँ तक आपका काम का बहुत नहीं है, बहुत रेयर कभी पूछा जाएगा, चांसेस बहुत कम है पूछे जाने के, क्योंकि ये उन सब के लिए जो 1950 में थे। ये है आपके लिए, आपके हमारे सबके लिए ये वाला है आर्टिकल 11। इसी के तहत आपका 5 तरीके का नियम बनाया गया जिसके द्वारा आपको क्या मिलता है, अधिकार कि आप नागरिक बन सकते हैं, और 3 तरीका दिया गया जिसके तहत आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो ये था जिसके तहत संसद तय करेगी। कौन तय करेगा? संसद। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। ये वाला 10वां तक समझ में आया कि भाई अगर मेरे को नागरिकता का अधिकार बना रहना है, ये किसके लिए? 1950 में। मान लेते हैं कि मैंने 8वें तक में नागरिकता अर्जित कर ली, 5, 6, 7, 8 के में से किसी भी आर्टिकल के तहत मुझे नागरिकता मिल गई हो, पर अब मैं नागरिकता को कब तक लागू रख सकता हूं? जब तक संसद चाहे। ये उस समय का था। पर अब ये क्या है कि जो 1950 के बाद या तो पैदा हुए हों, ठीक है, या उनका नाता 1950 के बाद से भारत से हो, तो वैसे लोगों के लिए 11वां आर्टिकल दिया गया जिसके तहत संसद को ये अधिकार दिया गया कि यहाँ तक को छोड़ के अब जितने लोग होंगे उनके लिए या तो आप नियम बनाएं कैसे आप उनको प्रदान करेंगे नागरिकता, या कैसे उनसे नागरिकता छीनेंगे। तो टोटल 5, 3, 8 तरीके बताए गए। 5 तरीकों से संविधान या संसद हमें क्या देता है? तरीका कि किन तरीकों 5 तरीकों से हम नागरिकता हासिल कर सकते हैं, और उसके अलावा 3 तरीके हैं जिनके तहत आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो इसको भी बता देता हूँ कि वो कौन से 5 तरीके हैं, कौन से 3 तरीके हैं जिनके द्वारा नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 11 में संसद के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा 5 तरीके दिए हैं प्रदान करने के और छीनने के। 3 तरीके। ठीक है, सबसे पहले जन्म के आधार पर 5 तरीके जिनके द्वारा आपको प्रदान किए जाते हैं वो है जन्म के आधार पे कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, इसमें भी और चीजें जैसे कि जन्म के आधार पे कैसे, अगर जो लोग 1950 से एक डेट तक कि इस डेट तक आप रहे हैं, ठीक है, वो था अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, वो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी चलिए बता देते हैं। जन्म के आधार पे भी 3 अभी जो फिलहाल आपके लिए जरूरी है वो है कि जन्म के साथ साथ क्या जरूरी है कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा भारत का नागरिक ना भी हो लेकिन वो इलीगल तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से भारत में नहीं आया हो, तब ही कहलाएगा भारत का नागरिक जन्म के आधार पे। यानी मान लेते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, पर कल को मैं किसी विदेशी से शादी करता हूं लेकिन वो लीगल तौर पे वीजा के द्वारा भारत में आई हो, ठीक है, उसके माध्यम से अगर मतलब उसके बाद हम दोनों शादी की और हमारा जो बच्चा वो जन्म में या भारत में, तो वो क्या कहलाएगा? बाय बर्थ इंडियन सिटीजन। ठीक है, ये केस अगर दोनों ही है तब तो कोई बात ही नहीं है कि दोनों ही भारत के नागरिक हैं, तब तो ऑटोमेटिक आप जन्म से ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, वो तो है ही। उसके अलावा अगर आपके माता या पिता में से कोई एक भी नागरिक है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, मतलब लीगल वीजा के द्वारा बाई सही तरीके से यानी तारों के नीचे से ना आया हो, ठीक है, बजरंगी भाईजान वाला काम ना किया हो, तो वैसे केस में आप कहलाएंगे जन्म से भारत के नागरिक। ठीक है, ये अभी आपके लिए ज़्यादा जरूरी यही चीज़ है। इसमें और भी चीज़ें चेंज हुई हैं पर वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है रजिस्ट्रेशन के द्वारा।
ठीक है, रजिस्टर करके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब जैसे मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं पर मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं रजिस्टर करवाऊंगा अपने आप को कि देखिए अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और भारत का नागरिकता पाना चाहता हूँ। वैसे केस में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। ठीक है, ये किसके लिए है? जो भारत के ओरिजिन वाले होंगे, जैसे भारत के उद्भव वाले होंगे। जो 8वां था ना, भारत के उद्भव वाले, वही चीज ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। फिर आता है नेचुरलाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, प्राकृतिक तौर पे ये वैसे लोग होते हैं जो भारत से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं होते। ठीक है, मतलब अदनान सामी, अभी कुछ दिन पहले अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी गई, पर ना तो उनके मम्मी पापा भारत के हैं, ना वो खुद जन्मे हैं भारत में, ना उनके कोई पूर्वज भारत से। वो कहाँ से? पाकिस्तान से। तो वैसे लोग जो कि प्राकृतिक तौर पे भारत के कहीं से नहीं है, वैसे लोग को इस नियम के अधिकार के तहत संसद क्या प्रदान करती है? नागरिकता। प्राकृतिक तौर पे बोलते हैं इसे, नेचुरल तरीके से। ठीक है, कि आप भारत में आके रह रहे हैं, 11 साल तक आप रहे, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन वो 11 साल तक आप कैसे रहते हैं? तरीके से, मतलब वीजा लेके बाकायदा ऑफिशियली आप अपने आप को कंटिन्यू यहाँ रखे जा रहे हैं, ऑफिशियल तरीके से, इलीगल नहीं होना चाहिए तब। ठीक है, इसके अलावा आता है डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, कि मेरे पूर्वज ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर ये क्या है? ये उन लोग के लिए जो बड़े हो चुके हैं, ये उनके लिए जो छोटे रह गए थे। ठीक है, मतलब बताता हूं। रजिस्टर कौन करेगा? आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना रजिस्टर, आपको पता होगा तभी आप रजिस्टर करेंगे। यानी आप 18 साल से ऊपर है तब आप रजिस्टर करेंगे। आपका उद्भव भारत से था पर आपने कई सालों तक भारत में नागरिकता नहीं ली, लेकिन अब लेना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू लेंगे। ठीक है, अब दूसरा डिसेंट मतलब आपके पूर्वज, आपके माता पिता या आपके दादा दादी कोई भारत के नागरिक थे, यानी आपका उद्भव भारत से है। ठीक है, और आप अभी छोटे, बाई डिसेंट आप लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप इससे ले सकते हैं। यानी आपके मम्मी पापा बोले कि भाई मेरे को इसके थ्रू दे दो। ठीक, यानी मान लेते हैं कि कल को आप अमेरिका में पैदा हुए, ठीक, और आप छोटे हैं, अभी 18 से कम की, आपके मम्मी पापा चाहें तो आपको बाई डिसेंट दिलवा सकते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज यहीं थे, वो खुद भी यहीं थे कभी, या वो नहीं थे तो उनके दादा दादी तो थे, जैसे 8वां में दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, ये भी वही है, पर ये है उनके लिए जो बाद में करवाना चाहते हो। ठीक है, अरे जो अपनी मर्जी से करवाना चाहते हो, बाद में समझदारी से करवाना चाहते हो। और 5वां बोलता है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। हमने आर्टिकल 2 में देखा था, आर्टिकल 1 में भी देखा था। आर्टिकल 1 में क्या कहा था कि वैसे क्षेत्र जिसे हम फ्यूचर में अपने अधीन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्वायर कर सकते हैं, हम किसी क्षेत्र को अधिकृत कर सकते हैं। अधिकृत कर सकते हैं, अपने अधीन ले सकते हैं। तो वैसे क्षेत्रों में अब रहने वाले लोग का क्या होगा? तो वैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग को भारत अब नागरिकता देगा जो वहां रहते हैं, जो घूमने आए उनको नहीं, जो रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कल को नेपाल को भारत अपने अधीन कर लिया, ठीक है, तो नेपाल में रहने वाले लोग को भी भारत का नागरिकता देना पड़ेगा ना। तो अब वो कैसे देगा? तो संसद तय करेगी कि जो लोग यही रहने वाले थे, नेपाल में रहते हैं परमानेंट, वैसे लोग को ही नागरिकता देगी, जो घूमने आए हैं उनको नहीं। जैसे कई लोग नेपाल घूमने भी तो आते हैं, तो वैसे लोग नहीं। जब भारत अधिकार अपना जमाएगी किसी और क्षेत्र पे, ठीक है, तो उस क्षेत्र के परमानेंट रहने वाले रहवासी लोगों को भारत अपनी नागरिकता देगा, उनको नहीं देगा जो वहां टेम्पररी तौर पे घूमने आए हैं। ये 5 तरीके हैं। बर्थ यानी जन्म, रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बता दूंगा बाद में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक तौर पे, डिसेंट यानी पूर्वज के तौर पे, एक्विजिशन यानी अधिकार जमा के, किसी चीज को अधिकृत करके, किसी को छीन के, ऐसे 5 चीजों से हम क्या देते हैं? नागरिकता प्रदान करते हैं कि आज के लोगों को
जो 1950 के बाद पैदा हुए हैं। ठीक है, 1950 के पहले वाले को तो हमने आज तक देखा ही है, ये 1950 के बाद वालों का। 3 तरीके हैं जिनसे छीना जाता है नागरिकता। ठीक है, वो कौन से 3 तरीके हैं? वो 3 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आप अपनी मर्जी से, जैसे उसमें 9वां था कि मैं किसी और देश की नागरिकता एक्वायर कर लेता हूं तो मेरा अपना नागरिकता छिन जाएगा। सेम यहां भी होगा, मर्जी वाला। ठीक है, मर्जी से यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से मैं छोड़ रहा हूं। ठीक, पर मैं किसी और देश की नागरिकता नहीं ले रहा, मैं बस छोड़ दे रहा हूं कि मेरे को नहीं चाहिए किसी का भी, मेरे को भारत का नहीं चाहिए, मैं लूं चाहे नहीं लूं अलग बात है। दूसरा ये कहता है कि मैं किसी और देश की नागरिकता ले रहा हूं। ठीक है, ये क्या था? मैंने छोड़ दिया। हाँ, मैंने छोड़ दिया, मैंने लिया नहीं किसी और का। दूसरा ये क्या कहता है कि मैंने किसी और देश की नागरिकता ले ली। ठीक है, तो जब आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक देश की नागरिक हो सकते हैं। अगर भारत के हैं तो आप भारत के ही रहेंगे। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो अपने आप आपका भारत का नागरिकता छीन लिया जाएगा। और तीसरा है कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा, कानून गैर कानूनी काम किया, गैर कानूनी तरीके से अगर आपका कुछ कार्य दिखता है, उसके तहत भी आपसे संसद आपकी नागरिकता छीन सकती है। गैर कानूनी यानी जैसे मान लेते हैं कि आपने देश का जो युद्ध हो रहा हो, मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और आपने भारत का इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दिया, उस केस में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर आपके खिलाफ कुछ और ऐसा प्रूफ मिलता है जो कि देश के हित में नहीं था, देश के खिलाफ था, तो भी आपका नागरिकता छीना जा सकता है। ऐसी चीजें जो गैर कानूनी है, जो भारत की संसद तय करेगी कि भाई ये चीजें गैर कानूनी है। ठीक है, तो एक तो आप अपनी मर्जी से छोड़ दें, दूसरा आप किसी और देश का अपना लें, और तीसरा गैर कानूनी तरीके से अगर आप कोई कृत्य करते, कोई कार्य करते हैं, उस केस में आपका संसद नागरिकता छीन सकता है। तो ये था हमारा नागरिकता यानी भाग 2। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें अब तक हमने देख लिया। भाग 1 से, भाग 1 देखा क्षेत्र भारत का, भाग 2 हमने क्या देखा? भारत की नागरिकता। भाग 3 अब चालू करेंगे हम। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है आपका मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब हम जानेंगे मूल अधिकार के बारे में। अब देखिए तीसरे नंबर पे मूल अधिकार क्यों है, क्यों नहीं पहले आया? पहले अधिकारों की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब आपने पहले अपना क्षेत्र दिखाया, ठीक है, क्षेत्र दिखाने के बाद आपने क्या किया? अपना, जैसे मान लेते आप है तो आपने अपना एक एरिया बनाया, तो पहला क्षेत्र दिखा। दूसरा, उसके ऊपर आपने घर बनाया तो उसमें आपने बताया कि ये मेरा घर है। उसमें कोई और घूमने आता है तो उसको क्या कहते हैं आप? मान लेते हैं आपके यहाँ कोई घूमने आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे विदेशी कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं? मेहमान। मेहमान मतलब जो टेम्परेरी तौर पे आ रहा हो, वो रहता नहीं है वहाँ, आएगा फिर चला जाएगा। वही सिटीजनशिप में हुआ, नागरिकता में, कि 2 तरीके के लोग हैं, जो परमानेंट रहना चाहते हैं और जो टेम्परेरी घूमने आए हैं या काम करने आए हैं और उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है, आपके भी घर में होते हैं ना, कई लोग घूमने आते हैं, कई लोग काम करने आते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है, रहते नहीं है, वो चले जाते हैं। फिर अब बारी आती है कि अब जो लोग मान लेते घूमने आए, जो मेहमान बन के आए या जैसे भी आए, तो वो अब क्या करेंगे? वो अब अपना अधिकार दिखाएंगे ना। जैसे अब आपका घर है तो कैसे पता चलेगा कि ये आपका घर है? ये पता चलेगा जब आप अपने आप को दिखाएंगे कि देखो भाई, ये रूम मेरा रूम है, ये रूम हॉल है, और जो मेहमान आएगा वो आपसे परमिशन लेके कोई भी काम करेगा। लेकिन आपको किसी और की परमिशन की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि वो आपका अपना क्षेत्र है, आपका अधिकार है। तो वही बात आता है तीसरे नंबर पे, अधिकार। ठीक है, अधिकार इसलिए तीसरी बार में आता है। पहले आप अपना, ठीक है, पहले अभी अपना शुरुआत क्षेत्र बताएं, फिर उसके बाद आपने क्या बताया? नागरिकता यानी अपना बेसिकली कि ये मेरा एरिया, ठीक है, ये अपन का इलाका। ठीक, उसके तीसरा
अब ना अधिकार बताएंगे। तो यहाँ पे आता है मूल। ये मूल शब्द का क्या मतलब है? फंडामेंटल जो टर्म लिखा है, सिर्फ अधिकार क्यों नहीं लिखा? अधिकार भी तो लिख सकता था ना, कि सिर्फ अधिकार लिख लो, मूल क्यों लिखा? मूल का मतलब होता है जो आपके जन्म से आपके साथ जुड़ा हो कहीं ना कहीं तरीके से, जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। किसके लिए? लाइफ के लिए, आपकी अपनी मतलब आपको अपने आप को जीवन के लिए, आपके दिखाने के लिए कि भाई ये मेरी पहचान के लिए जरूरी है। इसीलिए मूल वर्ड लिखा गया फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है जो कि मूल हो, जो आपसे जुड़ा हुआ। और इसका दूसरा मीनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से, यानी संविधान जब बना तो ये तब से लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 1950 से इंस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। मूल का मतलब होता है ना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल है ये इसलिए। और ओरिजिनल क्या होता है? आपके साथ ओरिजिनल क्या होगा? आपका सांस आपका ओरिजिनल है, आपके साथ है। आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, सब आपका ओरिजिनल है। तो आपका, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो आपका खुद का मूलभूत है। तो वही चीज यहाँ अधिकार के रूप में दिया जाता है कि ये भाई मूल है, इसके बिना जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको दिखेगा वो सारे इंपॉर्टेंट अधिकार जो कि जिनके बिना अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपके जीवन में दिक्कतें आनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए था मूल यानी फंडामेंटल। ठीक है, इसलिए मैंने दो चीज बताई। देखिएगा, ये याद रखिएगा क्यों मैंने दो चीजें लिखी, एक तो जीवन और एक 1950, यानी कि ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, पर सेम चीज फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा रहता है, यानी मूल कर्तव्य। पर मूल कर्तव्य शुरू से भारत में के संविधान में नहीं लिखा हुआ था, पर फिर भी मूल लिखा जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो जीवन के लिए जरूरी है, वो कर्तव्य जो आपके जीवन यापन के लिए और दूसरों के जीवन यापन के लिए जरूरी है, इसलिए उसका नाम भी पड़ा है मूल, मूल कर्तव्य। ठीक है, इसीलिए दो वर्ड लिखा है मैंने कि मूल का मतलब ओरिजिनल भी होता है और मूल का मतलब होता है जीवन, जो जीवन से संबंधित हो, जीवन के लिए जरूरी है। तो भाग 3 में अब आते हैं हम। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक होता है। ठीक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो आपके लिए फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार है ना, वो स्टार्ट होते हैं 14 से लेके कॉमन पीपल यानी जन साधारण के लिए दिए हुए मूल अधिकार। ये कहाँ दिया है? ये दिया है 14 से लेके 32 तक। ठीक है, शुरुआत से जब हमने शुरू में लिखा था तब हमारे पास टोटल कितने अधिकार थे? वो तो कर्तव्य थे। ठीक है, जब हमने पहली बार कर्तव्य लिया था तब 10 थे, फिर एक और जुड़ा। यहाँ पे टोटल बेसिक चीजें क्या क्या होती है? एक तो आपका सबसे पहले होगा, पढ़िए अभी थोड़ा सा कि अभी नहीं पढ़ी, चलिए ठीक है। सबसे शुरुआत होता है 12 और 13 से। चलिए मैं 12-13 से सीधे से बताता हूँ, ऐसे बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। 12 और 13 आर्टिकल ये बेसिकली डिफाइन करता है 12 स्टेट को। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन यानी परिभाषा, राज्य की परिभाषा देता है। अब यहाँ से भारत की परिभाषा तो हमने आर्टिकल 1 में देखा था, वहां हमने क्या देखा था? वहां फिजिकल देखा था, यानी भौतिकी रूप से हम किस क्षेत्र को भारत कहते हैं। ठीक है, यहाँ आर्टिकल 12 में हम क्या देखेंगे? हम प्रशासनिक रूप से। ठीक है, ये कौन सा होगा? यानी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, कि कौन कौन आपके लिए इन नियमों का पालन करने में सहायता प्रदान करेगा। यानी मूल अधिकार आपको कब तक मिलेंगे? जब कोई उसका बचाव करेगा तब तक ही ना। मान लेते हैं कि आपको जीने का अधिकार है, पर अगर मैं आपको मार के चला जाऊं और कोई बचाने वाला ना हो तो उस जीवन के अधिकार का क्या मतलब? नहीं होता ना। तो उसके लिए ही आपको कोई ना कोई एक बचाव करने वाला इंसान होना चाहिए ना। वो बचाव करता है प्रशासन। इसीलिए देखिए पुलिस, उसका काम क्या है? आपके जीवन का, आपके जो भी एसेट्स हैं, मतलब घर बार का, जब भी आप कुछ भी चोरी चमारी या कुछ भी होता है उसको बचाव कौन करवाता है? पुलिस करवाती है ना। तो पुलिस कैसे करवाएगी? प्रशासनिक तौर पे। इसीलिए
इसी में परिभाषा क्या दिया जाता है आर्टिकल 12 में, प्रशासनिक तौर पे। वहां हमने क्या देखा था आर्टिकल 1 में, फिजिकल यानी भौतिक, कि ये मेरा एरिया है। एरिया में कोई इंसान नहीं होता ना, एरिया जमीन है, तो हमने जमीन बताया था पहले। आर्टिकल 1 में भारत का क्षेत्र बताया था, यानी कि भारत उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यानी ज्योग्राफिकली आप देखिएगा तो लैटिट्यूड यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर में भारत कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, मतलब ये हिस्सा, ये पूरा मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ठीक है, और यहाँ से आपका गुजरात से लेके यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, चारों तरफ मिला दिया जाए तो भारत। ये था आर्टिकल 1 यानी बाउंड्री, सीमा, क्षेत्र। क्षेत्र लिखा था ना उसमें, प्रशासन नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है प्रशासन। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कि कौन कौन आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, तब जाके आपके अधिकार बचे रहेंगे। तो ये बताता है आर्टिकल 12 में प्रशासनिक तौर पे कौन कौन होगा। तो सबसे पहले होगा यूनियन यानी केंद्र, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है, और उनके साथ के जितने मिनिस्टर हैं वो। तो केंद्र में यानी कि केंद्रीय शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेट यानी राज्य शासन, जिसके लिए आप काम करने के लिए तैयारी कर रही हैं, है ना। आप करेंगे कहाँ, राज्य शासन के लिए काम, एडीओ व्यापम कर एग्जाम देकर आप क्या बनिएगा, ठीक है, आप बनिएगा असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सटेंशन ऑफिसर। तो आप क्या करिएगा, राज्य के लिए काम करिएगा ना, तो आप भी जिम्मेदार होंगी उन सब नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कि आपसे कुछ ना कुछ तरीकों से जुड़े होते हैं, अगर आप बन जाएंगे तो, ठीक है, जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं। फिर इसके बाद आता है आपके वो सारे चीजें, जैसे आपका मान लेते हैं कि भारत सरकार से कंपनी, भारत सरकार की जितनी कंपनियां होती हैं ना वो सब। अब इसमें भारत सरकार की कंपनी का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक, तो भारत की कंपनी है, आपने सुना है वो वाला नाम, नवरत्न महारत्न कंपनियां, बड़ी बड़ी जो भिलाई स्टील प्लांट, भेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये सब जो जितनी कंपनियां हैं जो भारत सरकार के अधीन है, ठीक है, जो भारत की सरकार जिस पे अपना आधिपत्य दिखाती है, वो भी अगर आपके अधिकारों की का हनन करेगी ना तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ठीक है। इसी में सिर्फ भारत सरकार के अधीन कंपनियां नहीं है, ये भारत सरकार की कंपनियों का मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनियां भी जो भारत सरकार के लिए काम कर रही हो, नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। एग्जाम्पल मान लेते हैं कल को L&T लाइसेंस एंड टार्बो जो कि रोड वगैरह बनाती है, अब मेट्रो बनाती है, ठीक है, तो वो अगर काम कर रही है रोड बनाने में, नेशनल हाईवे बनाने में, या मान लेते टाटा को दिया गया प्रोजेक्ट, टाटा एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, टाटा प्राइवेट कंपनी है ना, तो टाटा की जो प्राइवेट कंपनी है वो काम कैसे कर रही है, किसके लिए कर रही है, भारत सरकार के लिए। तो जब सरकार के लिए काम करेगी ना तब भी वो भी कहलाएगी भारत सरकार की कंपनी, वो भी आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अगर अलग से करती है तो आप कर सकती हैं, वो करेगी, उसके खिलाफ एक अलग तरीके से आप अपना अधिकारों का बचाव करेंगे। पर ये कहा जा रहा है कि भारत या उससे जुड़ी हुई जो गवर्नमेंट के लोग हैं वही आपके अधिकारों का संरक्षण करेंगे, उनसे अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिर बारी आती है, अब इसके बाद एक और चीज बचता है आपका, सबसे नीचे कौन सा होता है, ग्राम। ग्राम सभा बेसिकली मतलब है
ये ग्राम रिलेटेड, जैसे विलेज 3 tier गवर्नमेंट होता है ना, तो नीचे क्या होता है, विलेज पंचायत, ठीक है, तो पंचायत वगैरह। यहां काम करने वाले लोग भी आपका क्या नहीं कर सकते हैं, अधिकारों का शोषण नहीं कर सकते। अगर वो आपका छीनने की कोशिश करेंगे ना अधिकार, तो उस केस में आप सीधे कहां जा सकते हैं, ये तीनों अगर आपसे अधिकार छीनते हैं ना, तो क्या होगा, आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि अगर आप जा रही हैं कलेक्ट्रेट में या रेलवे, मान लेते रेलवे स्टेशन पे जा रही हैं और वहां पे आपसे कोई गलत तरीके से पैसे ले रहा है कोई टीटी, तो उस केस में आप जाके क्या कंप्लेन कर सकते हैं कि इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, और वो अगर फंडामेंटली आपको ट्रेस उतार रहा है बिना मतलब का, अगर आपके सब कुछ सही है, तो भी आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोल जा सकते हैं क्योंकि मेरे जीवन का अधिकार जो था, यानी मेरा आर्टिकल 21 उसका हनन कर रहा है। तो कौन कर रहा है, वो राज्य कर रहा है इस केस में। तो जब भी राज्य आपके अधिकारों का हनन करेगा, तब उस केस में क्या कहलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये पावर होगा कि वो आपको बचाव कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी हम आर्टिकल 12 देखें, इसको मैं और उससे दिखा देता हूं आर्टिकल से, वो ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, यहां तक हमने देखा। देखिए आर्टिकल 12 क्या बोलता है, परिभाषा देता है। ये इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार की संसद तथा राज्यों के प्रत्येक राज्य की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और विधान मंडल यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, कई जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान मंडल, तो उनके भी लोग, मतलब एमएलए, एमपी, एमएलसी, ये भी तीनों कवर हो गए। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और प्राधिकारी, स्थानीय यानी कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाले विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत या आप मान लीजिए जिला पंचायत, ये सब। इसके अलावा प्राधिकार मतलब वो कंपनियां जो भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही हों। ठीक है, वही चारों चीजें। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी अगर कोई उसको रोक रहा है, उसको हनन कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। तो ये क्या बोलता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्ति सभी विधियों उस मात्रा तक शून्य हो जाती हैं। ये जरूरी है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो, यानी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकती है जिसके तहत आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं उनको छीना जा सके। ठीक है, यानी अगर कल को कोई ऐसा संसद या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगी जिसके तहत आपसे आपके जीने का अधिकार छीना जाए, आपके काम करने का अधिकार छीना जाए, आपके रहने का अधिकार छीना जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, 13। इसके बाद क्या बताया, इस अनुच्छेद में जब तक इस संदर्भ के अन्यथा मतलब संदर्भ दिया गया हो, उसके अलावा विधि द्वारा अंतर्गत राज्य के नियम बल रखने वाले अध्यादेश, उपबंध, नियम, विधिनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, ये सब काउंट होंगे। यानी कि विधि लॉ की बात कर रहा है बेसिकली, मतलब कि लॉ क्या होता है। लॉ डिफाइन क्या करता है, वो सारी प्रथाएं, जैसे मान लेते हैं सती प्रथा गलत है ना, जीवन आपसे ले रही है, तो वो भी गलत है। ठीक है, वो भी 13 के तहत आपका बचाव करने के लिए राज्य को बोलेगी कि उसको बंद करो। ठीक है, रूढ़िवादी कोई की बोल देते हैं कि लड़की पैदा हो रही है तो नहीं, हमारे गलत है, उसको मार देते कई जगहों पे, तो रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, अधिसूचना यानी कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी तरीके का इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट देती है, ऐसा गवर्नमेंट भी लॉ के अंदर आएगा जिसके तहत आपका अधिकार छीना जाता हो। कोई नियम, कोई रूल बनाती है, कोई रेगुलेशन, विनियमन, ठीक है, इस तरह का, या कोई आदेश, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, लॉ। जो आर्टिकल 13 कहता है लॉ के बारे में कि आखिर लॉ है क्या। ठीक है, हमने ये तो बात कर लिया कि आर्टिकल 12 में कि ये 4 चीजें, मतलब राज्य जो है, जो गवर्नमेंट है,
वो आपसे अधिकार नहीं छीन सकती, पर वो छीनेगी, उससे बचाव के लिए आपको क्या करना हो, किस माध्यम से छीनेगी, वो लॉ के माध्यम से छीनेगी, कोई नियम के माध्यम से छीनेगी ना। तो वो नियम के अंदर में दिया हुआ है ये सब चीजें, आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और 13 बस ये बताता है कि परिभाषा क्या है और लॉ क्या है, यानी नियम क्या है, जिसके माध्यम से आपको बचाव करने मिलेगा आपके अधिकारों को। ठीक है, अब कल हम जानेंगे आर्टिकल 12, आर्टिकल 14 से लेके 32, यानी फंडामेंटल राइट का बेसिक। ठीक है, कल छत्तीसगढ़ वाले सर भी आएंगे। समझ में आया आपको, कैसा लगा, ठीक लगा, समझ में आ रहा था कि कुछ चीजें हैं जो नहीं आई? समझ में आया आपको कुछ, क्या चीजें समझ में आई, क्या नहीं आया? वो मिक्स अभी हो रहा है क्योंकि आप एक दिन में सारा चीज देख रहे हैं। उसको रिपीट करिएगा, जाके रिवाइज करिएगा तो याद हो जाएगा। अभी देखिए फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, तुरंत याद हो जाएगा। भाग एक, भाग के हिसाब से पढ़िए, ज्यादा आसान है। आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़िएगा तो भूल जाइए। ठीक है, छोटा छोटा करिए पहले। भाग एक क्या कहता है, क्षेत्र के बारे में। तो यानी आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जब भी आएगा तो आप याद रखिएगा कि किससे जुड़ा हुआ है, वो भारत के फिजिकल बाउंड्री से, यानी भौतिक संरचना से, भौतिक क्षेत्र से। ठीक है, भौतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ना, बताया था ना कि आपका ये जमीन है, आपने ये बताया। दूसरा भाग 2, ये क्या बोलता है, ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11। अभी ऐसे याद रखिए, 2-4 दिन आप ऐसे याद रखिए, फिर आर्टिकल्स के थ्रू पढ़िए। आपको आर्टिकल बहुत कम है याद करने, मैं बता दूंगा, सारे आर्टिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत कम आर्टिकल्स ही है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल भाग 2 क्या कहता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11, ये नागरिकता से। ठीक है, इन सबका नोट्स में दे दूंगा बाद में, तो इससे आपको और समझ में आ जाएगा, रिवाइज कर लीजिएगा उससे। नागरिकता, ठीक है, तो अब ऐसे याद रखिए, आर्टिकल मत भूल जाइए, आर्टिकल अब 2-3 दिन बाद उसको याद करिए। अब ये रखिए भाग 1, आर्टिकल 1 से 4, भाग 2 5 से 11, भाग 3 ये रहेगा आपका आर्टिकल 12 से लेके 35। ठीक है, अभी इतना ही याद रखिए, फिर अगले क्लास में मैं इसके आगे का बताऊंगा। एक दिन में इससे ज्यादा मतलब याद रखिए। फिर अब धीरे धीरे इसके बाद चालू करिएगा कि शुरू में आप क्या करिएगा, सबसे पहले अपना क्षेत्र बताइएगा, तो आर्टिकल 1 क्षेत्र बताता है। फिर दूसरे बार में, उसके बाद उसमें आप चेंजेस करिएगा। मान लेते हैं कि आपने 4000 स्क्वायर फीट का एक जमीन खरीदा, तो आर्टिकल 2-3 क्या कहता है कि 4-2 क्या कहता है कि 4000 के बाद आपको बगल वाला जमीन अच्छा लगा तो आपने वो भी खरीद लिया, तो 4000 से 5000 कर लिया। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि आपने जब वो 4000 या 5000 जो जमीन था उसमें आपने रूम्स बना दिए, तो आपने ही डिसाइड किया ना कि एक रूम ये हॉल होगा, ये किचन होगा, ये लैट्रिन बाथरूम होगा, ये बेडरूम होगा, ये लिविंग रूम होगा, जो भी है। तो ये आपने आर्टिकल 3 के तहत किया, क्योंकि ये आपके पास पहले से जमा बचा हुआ जमीन था, जिसे आपने खुद उसे अलग अलग चेंजेस किया। आर्टिकल 3 में यही बोलता है कि आपके पास जैसा जमीन था, जो राज्य थे, उसको आप बदल सकते जैसे चाहें वैसे। तो आपके घर है, जमीन है, तो आप जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं ना। ठीक है, और आर्टिकल 4 क्या कहते हैं कि 2 और 3 को बचाव करना। 2 और 3 को आपको कहीं ना कहीं लिखना होगा ना। आपने जो मैप बनाया, तो उसमें जब उसके आपने उस घर का जो नक्शा बनाया वो कहीं पेपर में बनाएंगे ना, वही ये 4। ठीक है, कि नक्शा है वो कि भाई ये स्टेट है, ये स्टेट में इतने MP होंगे जो राज्यसभा से चुने जाएंगे, ये अनुसूची 1 और अनुसूची 4। ठीक है, भाग 2 5 से लेके 10 तक आप बस इतना याद रखिए कि वो किससे जुड़ा है, ओरिजिनल में जो लोग थे भारत के नागरिक, उनसे जुड़ा। उसके बाद 11वां आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। फिर अपने आप ही धीरे धीरे मैं उसको याद करवाते जाऊंगा
और एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा ये याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी लेंगे ना तो टेस्ट में होता जाएगा। भाग 3 क्या कहता है कि आर्टिकल 12 से 35, 12 और 13 मैंने आपको बता दिया कि 12 क्या कहता है कि प्रशासनिक परिभाषा क्या है। वहाँ हमने देखा था भौतिक परिभाषा, यहाँ प्रशासनिक परिभाषा, कि भाई आपके बचाव के लिए कौन है, कौन आपका नहीं छीन सकता। वो 4 लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि आपका पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये लोग, ठीक है, और इसके अलावा वो कंपनियां जो भारत के अधीन होगी, ठीक है, भारत के लिए काम करती हो। तो ये 4 चीजें, ठीक है। 13 क्या बोलता है कि नियम क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं। अब जानेंगे हम 14 से लेके 35 तक को एक एक करके, और फिर टीपीएसपी जानेंगे और उसके आगे जानेंगे हम बाकी बचो।